नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैलिडेशन। दोस्तों वैलिडेशन में आज मैं आपके लिए लाया हूं बॉम्बे हाई कोर्ट का हायर पेंशन से रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया वाला जजमेंट। दोस्तों ये जजमेंट उन केसेस से रिलेट करता है जहां पर ईपीएफओ ये कह के उनका फॉर्म रिजेक्ट कर देता है कि आपके एम्प्लॉयर ने पूरे डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिए हुए हैं। अब दोस्तों जनरली क्या होता है, एम्प्लॉय जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरता है, अप्लाई करता है हायर पेंशन के लिए, और जब एम्प्लॉयर के पास पहुंचता है तो एम्प्लॉयर उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐड करके ईपीएफओ को फॉरवर्ड कर देता है। और ईपीएफओ जब उसको स्क्रूटिनाइज करता है तो कभी कभी ये कहता है कि आपका फॉर्म 3A अवेलेबल नहीं है, आपका फॉर्म 6A अवेलेबल नहीं है, आपका पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। यहां पर ये प्रूफ नहीं होता कि आपके एम्प्लॉयर ने एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भरे थे या नहीं भरे थे। तो दोस्तों ऐसे कई सारे डाउट पूछकर और कुछ और डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन मांगकर ईपीएफओ आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर ये सारे डॉक्यूमेंट आपके टोटल सर्विस लेंथ के लिए नहीं दे पाता। और दोस्तों ऐसे कई सारे रिजेक्शन हमने देखे और ये रिजेक्शन लाखों में है, हो सकता है आपका केस भी इसी में से हो। तो दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट में ऐसा ही एक केस गया था और उसका जो रूलिंग आया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलिंग है और ये आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसीलिए दोस्तों आज का ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वैलिडेशन में हमारी कोशिश रहती है कि हायर पेंशन से रिलेटेड जो भी डाउट आपके दिल में है उसके लिए अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है तो आपकी तकलीफ कम करने के लिए हम वो डेटा आपके पास लाएं। इसके पहले हमने बहुत सारे कोर्ट केसेस कवर किए, जैसे कि मद्रास हाई कोर्ट का केस है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का केस है, अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस देखेंगे, इन सारे केसेस में एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस के जो फॉर्म रिजेक्ट हुए उसके बारे में डिटेलिंग दी गई थी और अलग अलग तरह से लॉजिक देकर जो ईपीएफओ ने फॉर्म रिजेक्ट किए थे उन सबका ब्यौरा हमने आपको दिया था। अब एक मुद्दा छूट गया था, वो ये कि अगर एम्प्लॉयर सही तरह से डॉक्यूमेंटेशन नहीं देता है तो फॉर्म क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपको हायर पेंशन मिले। इसीलिए दोस्तों आज का ये अनोखा केस आपके सामने ला रहा हूं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं और आपने आज तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर अभी वो सब्सक्राइब बटन दबाइएगा, क्योंकि यूट्यूब पे कोई और चैनल नहीं है जो हायर पेंशन को कवर करता है। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन विद हर्षवर्धन ही है जो आपके लिए करेक्ट और करंट अपडेट लेके आता है, जो आपकी जिंदगी में थोड़ा सा वैल्यू ऐड कर सकता है। तो दोस्तों आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपको ये करंट और लाइव अपडेट मिल रहा है तो उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में जाकर हम कोई और अपडेट लाए तो आपको उससे फायदा हो। तो चलिए दोस्तों अब हम आते हैं आज के हमारे केस के ऊपर, जहां पर हम देखेंगे कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या रूलिंग दी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारे वीडियो। कोर्ट का जजमेंट बहुत लंबा है और इसीलिए मैं पूरा जजमेंट आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, क्योंकि उससे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आपको समझने में दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं ये करूंगा कि जो इनिशियल आर्गुमेंट्स होते हैं, जो ईपीएफओ के आर्गुमेंट है, जो एम्प्लॉयर के आर्गुमेंट है और जो एम्प्लॉय के आर्गुमेंट है, वो आपको मैं ब्रीफ में समझा दूंगा। और उसके बाद दोस्तों जो कोर्ट का एक्चुअल रीजनिंग पार्ट है, जो लॉजिकल जजमेंट का पार्ट होता है, उसको हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे, ताकि आज का वीडियो थोड़ा छोटा हो और आपको जल्दी से जल्दी आपके काम की बात समझ में आ जाए। दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो केस था ये बॉम्बे सिविल एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन में लड़ा गया था। रिट पिटीशन नंबर 632 ऑफ 2026 इस केस का नंबर है। ये केस के जो मेन रिस्पोंडेंट है उनका नाम है मिस्टर किरण राजाराम जाधव और ये काम करते थे हैफकाइन बायोफार्मास्यूटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो एक रिस्पोंडेंट है जिनके खिलाफ भी यहाँ पर पिटिशनर ने कंप्लेंट दायर की गई है। तो किरण राजाराम जाधव जी हमारे पिटिशनर है जिन्होंने केस ये फाइल किया था। किसके खिलाफ फाइल किया था? ईपीएफओ के खिलाफ और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, हाफकाइन बायोफार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब दोस्तों ये जो केस था इसका जिस्ट मैं आपको बताया था। ईपीएफओ ने 2023 के स्टार्टिंग में एक पोर्टल लॉन्च किया जहां पर आप फॉर्म भर सकते हो हायर पेंशन लेने के लिए, और इसको एक्सटेंड करते करते जनवरी 2025 तक भी दोस्तों ईपीएफओ ने एक्सटेंड किया, जहां तक पूरी प्रोसीडिंग्स इसकी हो सके। अगर आप देखेंगे सितंबर दिसंबर 2023 तक या जून 2024 तक ईपीएफओ ने अलाउ किया था फॉर्म भरना। उसके बाद एम्प्लॉयर को वेरिफिकेशन करने के लिए टाइम दिया गया था जनवरी 2025 तक। अब फॉर्म भरा गया, फॉर्म पहुंचा उनके एम्प्लॉयर के पास, एम्प्लॉयर ने उसको वेरीफाई किया और वेरीफाई करने के बाद में जो डॉक्यूमेंट्स थे वो उन्होंने ईपीएफओ को फॉरवर्ड कर दिए। ईपीएफओ ने उनके फॉर्म को स्टडी किया, डॉक्यूमेंट्स देखे और कुछ क्वेरीज उन्होंने एम्प्लॉयर को फॉरवर्ड कर दी। अब दोस्तों उस क्वेरी में जो एक मेजर कंसर्न था वो था
कि फॉर्म 6A सबमिट नहीं किया गया है और इसीलिए ईपीएफओ को यह पता नहीं चल रहा है कि क्या ईयरली कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के बिहाफ पर उनके एम्प्लॉयर ने किया था ईपीएस में, और अगर किया था तो क्या उसके ऊपर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भरने चाहिए थे वो भरे थे या नहीं भरे थे। अब दोस्तों इस केस में दो डॉक्यूमेंट का नाम बार बार लिया गया, फॉर्म 3A और फॉर्म 6A। अब इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको समझा देता हूं क्योंकि यही फंडामेंटल रीजनिंग है जो आपको समझने की जरूरत है, और जितने लोगों की कंप्लेंट्स में जानता हूं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वो इस फॉर्म 3A और फॉर्म 6A से रिलेटेड है। फॉर्म 3A दोस्तों आपका एक तरह का पीएफ का स्टेटमेंट होता है। आप जो प्रोविडेंट फंड भरते हो, आप जो ईपीएस भरते हो, उसका जो डेटा होता है दोस्तों वो फॉर्म 3A में दिया होता है। इसमें एम्प्लॉय का नाम लिखा होगा, मंथ वाइज डेटा दिया होगा कि अप्रैल के महीने में कितना पैसा पीएफ में गया, कितना पैसा ईपीएस में गया, मई के महीने में कितना पैसा ईपीएफ में गया, ईपीएस में गया। ऐसा 12 मंथ का दोस्तों एक इंडिविजुअल का रिकॉर्ड होता है। अब फॉर्म 6 क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इंप्लॉयज होंगे, समझ लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में 1000 लोग हैं, तो हर आदमी का सालाना कंट्रीब्यूशन पीएफ में कितना गया, ईपीएस में कितना गया, ऐसा उस फॉर्म 6A में लिखा होगा। उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज का डेटा होगा और एक एक लाइन होगी हर एक एम्प्लॉय के लिए। तो दोस्तों फॉर्म 3A जो होता है वो इंडिविजुअल रिकॉर्ड होता है 12 महीने का, जहां पर ये क्लियरली बताया जाता है कि ईपीएस में कितना कंट्रीब्यूशन गया है और पीएफ में कितना कंट्रीब्यूशन गया है और किस सैलरी के ऊपर गया है, उसके ऊपर कितना एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज जो ट्रस्ट होगी उसने भरा है या नहीं भरा हुआ। उसी तरह से फॉर्म 6A होगा ऑर्गेनाइजेशन का कंसोलिडेटेड डेटा फॉर ऑल इट्स एम्प्लॉयज, जितने भी एम्प्लॉयज है सबके लिए एक कंसोलिडेटेड डेटा है। अब जादव जी के केस में क्या हुआ था कि भाई इनका जो एम्प्लॉयर है हैफकाइन, इसने पूरे डेटा ईपीएफओ को दिया। पूरा डेटा का मतलब क्या होता है, इनका जो भी पीएफ कंट्रीब्यूशंस होंगे उसका डेटा दिया था और इनका फॉर्म 3A दे दिया था कि भाई इस व्यक्ति का क्या क्या कंट्रीब्यूशन हर साल हुआ है वो इन्होंने दिया है। लेकिन ये जो फॉर्म 3A था ये पूरा नहीं दिया गया था, ये किसी सर्टेन पीरियड के लिए दिया गया था, क्योंकि पहले हैफकाइन जो था, हैफकाइन एम्प्लॉयर का नाम है, एम्प्लॉयर जो था वो एक्चुअली फिजिकल रिकॉर्ड मेंटेन करता था। फिर जब कंप्यूटर का युग आया तो ये ऑनलाइन रिकॉर्ड मेंटेन करने लगा। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ तो उसमें पहले के रिकॉर्ड्स इनके पास नहीं है। अब ये पहले के रिकॉर्ड ना होना बहुत लॉजिकल होता है, क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये नहीं पता था कि सामने जाके हायर पेंशन अलाउ की जाने वाली है। और इतना पुराना डेटा, मतलब कि अगर 1987 से कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो 1987 से लेके 2025-24 तक का डेटा ईपीएफओ मांगेगा, ये किसी को सपने में नहीं आता। तो लॉजिकली एक रिकॉर्ड कीपिंग टाइम होता है। जनरली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 10 से 12 साल तक कोई भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड अपने पास रखता है, उसके बाद वो फिजिकल रिकॉर्ड डिलीट कर दिया जाता है या तो जला दिया जाता है या तो रिकॉर्ड में से निकाल दिया जाता है। तो ये लॉजिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में चलती है और वही शायद इनके जो एम्प्लॉयर थे हैफकाइन उसके साथ भी हुआ था। लेकिन जब ऑनलाइन हो गया डेटा तब से उनके पास पूरा डेटा है, क्योंकि ऑनलाइन डेटा स्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा जगह नहीं लगती। तो वो जो डेटा उनके पास था वो उन्होंने फॉर्म 3A के साथ में दे दिया। ईपीएफओ ने बोला कि आपने सिर्फ फॉर्म 3A दिया है, आपने फॉर्म 6A नहीं दिया है। अब दोस्तों फॉर्म 6A नहीं देने का मतलब होता है कि जितने भी आपके कंपनी के एम्प्लॉयज है उन सबका जो सालाना रिकॉर्ड होता है वो आपने टोटल सर्विस पीरियड का नहीं दिया है। अब ईपीएफओ के दो कंडीशंस थे। पहला, जो आपने फॉर्म 3A दिया है वो टोटल ड्यूरेशन ऑफ सर्विस के लिए नहीं दिया। दूसरा, आपने फॉर्म 6A नहीं दिया हुआ है। अब यहां पर जादव जी का कहना है, जो पिटिशनर है उनके जो वकील है उन्होंने अपना मुद्दा रखा, फिर उसके बाद ईपीएफओ ने अपना मुद्दा रखा और उसके बाद एम्प्लॉयर ने अपना मुद्दा रखा। तो एक एक करके समझते हैं कि इन्होंने मुद्दे क्या रखे थे। मैं जानबूझ के पढ़ के नहीं बता रहा हूं क्योंकि 5-6 पेजेस में यही दिया हुआ है, एक एक लाइन पढ़ के बताने में कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए संक्षिप्त में बताऊंगा। जो पिटिशनर थे जादव जी, उनका कहना यह था कि भाई मैंने जिंदगी भर सर्विस की, बहुत लंबी सर्विस की, और उसके लिए जो भी कंट्रीब्यूशन ईपीएस में बनता था वो मेरे सैलरी से कट हुआ है और मेरे एम्प्लॉयर ने वो पैसा काट कर ईपीएफओ को दे दिया है। मेरा काम था सैलरी कमाना और उसमें से कंट्रीब्यूशन दे देना। उसके बाद एम्प्लॉयर उसका क्या करता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, और मेरे एम्प्लॉयर ने ये प्रूव भी किया है कि उन्होंने वो पैसा ईपीएफओ को जमा किया है, और इसके लिए फॉर्म 3A का रिकॉर्ड एक सब्सटेंशियल पीरियड के लिए मेरे एम्प्लॉयर ने सबमिट किया है। अब ऐसा काम जिसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मुझे सिर्फ कंट्रीब्यूशन देना है और उसका रिकॉर्ड कीपिंग का पूरा जिम्मा जो है वो होता है एम्प्लॉयर का, और रिकॉर्ड वेरिफिकेशन का पूरा जिम्मा जो है
वो होता है ईपीएफओ का। तो इसमें मेरी क्या गलती, मैं ये रिकॉर्ड आपको कहां से लाके दूंगा? तो भाई इसमें जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मेरा हायर पेंशन का फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए और मुझे हायर पेंशन देनी चाहिए। ये किरण जाधव जी का यहाँ पर आर्ग्यूमेंट था। अब जब एम्प्लॉयर की बारी आई तो एम्प्लॉयर ने ये कहा कि भाई हमने डेटा एक सब्सटेंशियल पीरियड का ईपीएफओ को ऑलरेडी दे दिया है और कोई एम्प्लॉय हमारे पास 30 से 40 साल के लिए अगर काम करता है तो उसके लिए कंटिन्यूस कंट्रीब्यूशन हमने ईपीएफओ को दिया है और ईपीएफओ ने टाइम टू टाइम ऑडिट्स भी किए हुए हैं और वेरीफाई भी किया हुआ है कि हाँ हमको सब पैसा मिल चुका है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस मिलना था मिल चुका है, जो भी डेटा मिलना है मिल चुका है। क्योंकि अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती तो किसी ना किसी ऑडिट में इसको बाहर लाया गया होता। दूसरी बात दोस्तों, हमने जो रिकॉर्ड मेंटेन किए, पहले फिजिकल मेंटेन किए, बाद में ऑनलाइन मेंटेन किए। तो फिजिकल रिकॉर्ड क्योंकि बहुत पुराने हो चुके थे तो अब वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऑनलाइन रिकॉर्ड हमारे पास पूरा है और हमने उसके लिए फॉर्म 3A दे दिया है। और रही बात फॉर्म 6A की, तो फॉर्म 6 में ऐसा भी कुछ अलग नहीं है जो फॉर्म 3A में नहीं दिया है। और अगर किरण जाधव के हायर पेंशन की एप्लीकेशन के लिए अगर आपको कोई डेटा चाहिए तो वो किरण जाधव का फॉर्म 3A चाहिए, आपको ना कि ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म 6A चाहिए। और दोस्तों ये आर्गुमेंट बहुत लॉजिकल फील होता है कि भाई जिस आदमी को पेंशन देनी है उसका डेटा तो मैं दे चुका हूं और उसको लो और आगे बढ़ो। और सब्सटेंशियल पीरियड का दिया है, ऐसा क्या जरूरी है कि स्टार्टिंग से देना है? क्योंकि स्टार्टिंग में भी देते जा ही रहे होंगे, तभी तो आपने ऑडिट्स किया और कभी आपने पकड़ा नहीं, कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। तो इसलिए हमारा डेटा बहुत कंसिस्टेंट है, हम जितना डेटा दे सकते थे उतना डेटा हमने दिया हुआ है, ऐसा एम्प्लॉयर का कहना है। अब दोस्तों जब ईपीएफओ की बारी आती है तो ईपीएफओ कहता है नहीं नहीं नहीं, रूल ये कहता है कि फॉर्म 3A भी होना है, फॉर्म 6A भी होना है और ये टोटल सर्विस ड्यूरेशन के लिए होना है। क्योंकि अगर इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम वेरीफाई नहीं कर सकते कि आपने सही टाइम पे कंट्रीब्यूशन दिया कि नहीं दिया, आपने जो पीएफ काटा वो उनके एक्चुअल वेजेस पे काटा कि नहीं काटा, या आपने हमेशा सीलिंग पे ही काटा। और हम ये भी वेरीफाई नहीं कर सकते कि आपने उसके लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस और ऑडिट चार्जेस लगते हैं वो आपने पे किए कि नहीं किए। इसलिए वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट रह जाता है और इनकम्प्लीट वेरिफिकेशन की वजह से ही हमने ये फॉर्म रिजेक्ट किया है। अब ये थे इन तीनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट, जहां पर पिटिशनर कहता है कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा रिकॉर्ड कीपिंग का काम नहीं है। वहां पर रिस्पोंडेंट 1 जो एम्प्लॉयर है वो कहता है, रिस्पोंडेंट 2 है सॉरी, इस केस में जो एम्प्लॉयर है वो बहुत क्लियरली कहता है कि भाई हम जितना डेटा दे सकते थे दे दिया और फॉर्म 6 से कोई मैंडेटरी डेटा नहीं है कि फॉर्म 3A में किरण जाधव का आपको टोटल रिकॉर्ड मिल जाता है। और ईपीएफओ कहता है कि नहीं, मुझे पूरा डेटा मिले बगैर मैं बिल्कुल भी आगे इस केस में नहीं बढ़ूंगा, मैं फॉर्म रिजेक्ट करूंगा। और इसीलिए मार्च 2025 में मैंने ये फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। अब दोस्तों अगर केस का बैकग्राउंड आपको समझ में आ चुका है तो चलिए समझते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा, और यहां पर मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। अब ये मत कहना कि इसका भी समरी बता दो, कि समरी बताना तो यही है कि भाई ईपीएफओ ने फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया था, कोर्ट ने बोला कि फॉर्म एक्सेप्ट करो, जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए एम्प्लॉयर से मांगो और एम्प्लॉय को हायर पेंशन दे दो। ये समरी है। अगर आप सिर्फ समरी जानना चाहते हैं तो यहां तक का वीडियो आप देख सकते हैं और आप यहां से जा सकते हैं। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि एक्चुअली लॉजिक क्या था, कि भाई किस लॉजिक पे कोर्ट ने ईपीएफओ को खरी खोटी सुनाई है, तो वो आपको सुनना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये इसलिए जरूरी है कि कल जब आप केस लड़ेंगे तो आपके पास भी वो डेटा होगा, आप भी उसी तरह से लड़ सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कोर्ट ने क्या कहा। दोस्तों स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा रीजंस एंड एनालिसिस। तो यहां पर कोर्ट कहता है, having heard the learned advocates for parties and having gone through the material placed on record, this court finds that the controversy is narrow one, though it carries serious consequences for the petitioner. The petitioner has served respondent number 2 for about 37 years. It is not in dispute that he was a regular employee, that provident fund contributions were deducted from his wage during service, and that he applied for pension on higher wages after direction of Supreme Court in case of Sunil Kumar case. The rejection is found mainly on the non-production of Form 6A and monthly challans. Therefore, the real question is not whether the petitioner served long enough or whether he made the joint option application. The real question is whether his claim can be defeated only because some employer side records were not produced in the form demanded by respondent number 1. दोस्तों कोर्ट यहां पर मानता है कि एम्प्लॉय किरण जाधव जी ने 37 ईयर्स तक अपने एम्प्लॉयर की सर्विस की, वो रेगुलर एम्प्लॉय थे, रेगुलर कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिए थे और इस बात में कोई दोहराई नहीं है। और बिल्कुल प्रोसीजर फॉलो करते हुए उन्होंने हायर पेंशन का जॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर भर के दिया था। जो रिजेक्शन का मेन रीजन था वो था नॉन प्रोडक्शन ऑफ फॉर्म 6A एंड मंथली चालान्स। और इसीलिए कोर्ट कहता है कि असली सवाल ये नहीं है कि क्या एम्प्लॉय एलिजिबल है या नहीं है,
असली सवाल यह है कि क्या उस एम्प्लॉय का क्लेम इसलिए डिफेक्ट किया जा सकता है कि एम्प्लॉयर साइड के रिकॉर्ड्स जो ईपीएफओ मांग रहा है वो पूरी तरह से सही फॉर्मेट में और पूरे नहीं दिए गए। ये मेन सवाल है। एलिजिबिलिटी को क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है, बस जो डॉक्यूमेंटेशन की कमी एम्प्लॉयर साइड से उसके लिए क्या उसका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, वो यहां पर कोर्ट क्वेश्चन कर रहा है। कोर्ट आगे कहता है, दिस कोर्ट फाइंड इटसेल्फ अनेबल टू एक्सेप्ट द स्टैंड टेकन बाय रिस्पोंडेंट नंबर 1 इन द इनफ्लेक्सिबल मैनर इन विच इट हैज बीन अडॉप्टेड। द अप्रोच अपीयर्स टू प्रोसीड ऑन अ नैरो रीडिंग ऑफ रिकॉर्ड रिक्वायरमेंट्स विदाउट कंसिडरिंग द प्रैक्टिकल पोजीशन ऑफ द एम्प्लॉई। यहां पर कोर्ट कहता है कि भाई ईपीएफओ ने जो यहां पर इनफ्लेक्सिबल मैनर में लोगों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है वो हमें सही नहीं लग रहा है। वो बहुत ही नैरो रिकॉर्ड लग रहा है कि जो रिक्वायरमेंट है उसको बहुत नैरोली, बहुत छोटी आंख से आपने उसको देखकर एक्चुअली एक प्रैक्टिकल पोजीशन बनाने की कोशिश की गई है। Form 6A is a statutory record which is required to be maintained and submitted by the employer. It remains within the control and custody of the establishment. An employee has neither access to such a record in ordinary course nor any authority to maintain or preserve it. Therefore, expecting the petitioner to produce such document is not in consonance with the scheme of the statute. कोर्ट कहता है फॉर्म 6 से जो है एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एम्प्लॉयर मेंटेन करता है और एम्प्लॉय को आम तौर पर इस डॉक्यूमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, ना ही उसके पास वो अथॉरिटी है कि उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सके, और इसीलिए एम्प्लॉय का कोई रिलेशन उस डॉक्यूमेंट से नहीं बनता है जिम्मेदारी के तौर पर कि भाई ये एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है, ऐसा कोई भी रिलेशनशिप यहां पर नहीं फॉर्म किया जा सकता। इट मस्ट बी सीन दैट petitioner has placed on record that he was continuously in service, that deductions toward provident fund were made from his wages, and that his membership with the EPFO was active throughout. He has also exercised the joint option within time and submitted the available documents. Once these foundational facts are shown, the authority was required to consider the claim in a reasonable and practical manner. जब एम्प्लॉय ने अपनी एलिजिबिलिटी साबित कर दी, रेगुलर एम्प्लॉय होने की, ईपीएफओ का मेंबर होने की, टाइम पे पैसे भरने की, तो भाई ईपीएफओ को उसका क्लेम मानना चाहिए था। The law relating to pension is not meant to create hurdles. It is intended to secure a post-retirement benefit. If the interpretation of the scheme results in denial to a genuine employee only because of missing employer record, then such interpretation cannot be accepted. कोर्ट कहता है कि लॉ लोगों के वेलफेयर के लिए बनाया है, और जब आप कोई वेलफेयर लॉ बनाते हो तो वो हर्डल क्रिएट करने के लिए नहीं बनाया, दिक्कतें क्रिएट करने के लिए नहीं बनाया, उसको पेंशन का बेनिफिट देने के लिए बनाया। और ओनली क्योंकि एम्प्लॉयर का रिकॉर्ड मिसिंग है और उसकी वजह से अगर आप फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हो तो ये सही स्टांस वेलफेयर ओरिएंटेशन के फॉर्मेट में नहीं हो सकता। कोर्ट कहता है द सबमिशन मेड ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर रिगार्डिंग सिमिलैरिटी ऑफ पर्टिकुलर्स इन फॉर्म 6A एंड फॉर्म 3A deserves careful consideration. Form 3A contains year-wise contribution details. It reflects wages and contribution. Form 6A is largely a consolidated version prepared by the employer for submission. Therefore, when Form 3A and account statements are available, the essential data is already on record. The clarification given by respondent number 2 itself shows that Form 3A was available at least for a substantial period and was forwarded. It also admits that further record could not be produced due to transition to online system. This position shows that the deficiency is not because the petitioner failed to act, but because the employer did not have complete records in one place. Such difficulties cannot be used to defeat the claim. कोर्ट भी यहाँ पर यही कहता है कि एम्प्लॉय का फॉर्म 3 अगर आपके पास है तो सालाना कंट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड आपको मिल चुका है। फॉर्म 6 से ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कंसोलिडेटेड डेटा होता है, और अगर वो नहीं भी है तो भी फॉर्म 3 को यूज करके रिकॉर्ड हासिल किया जा सकता है, और एम्प्लॉय का फॉर्म रिजेक्ट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। और ये बोलते भी है कि एम्प्लॉयर तो क्लियर कह रहा है कि हमने तो डेटा दिया है, एक सब्सटेंशियल पीरियड के लिए दिया है, और जो हम डेटा नहीं दे सकते वो हम डेटा नहीं दे सकते, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हायर पेंशन का पहले था ही नहीं। तो हायर पेंशन जब पहले थी नहीं तो किसको पता था कि 40 साल का डेटा लगने वाला है फ्यूचर में? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको स्टोर करके रखा होगा? बहुत फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस होंगे जहां पर कंप्लायंसेस कुछ ज्यादा ही रेगुलरली फॉलो किए जाते होंगे, वरना जनरली यही केस हर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आपको दिखेगा। और इसीलिए कोर्ट कहता है कि सिर्फ इस बात पे कि डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है आप उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्यूमेंट फुल्ली अवेलेबल है ऐसा केस नहीं, पार्शियली अवेलेबल है। द कोर्ट ऑल्सो नोटिसेस दैट
Petitioner has filed additional supporting material along with his application. These include the certified joint option form and EPF account details. These documents are not insignificant, they are part of official record system itself. They reflect that the petitioner was a contributing member, they show continuity of employment and deduction. When all these documents are read together, they create a clear picture of contribution and service. The authority was therefore required to assess the claim on the basis of cumulative material. The duty of statutory authority in such matters is to verify and decide, not to reject at the first instant of difficulty. कोड यहाँ पर अच्छा खासा झाड़ रहा है एपीएफओ को। वो कह रहा है कि भाई जब आपको जॉइंट ऑप्शन फॉर्म के साथ में सफिशिएंट डेटा आ गया है तो आपकी ड्यूटी पता है क्या थी? आपकी ड्यूटी थी असेसिंग द क्लेम ऑन द बेसिस ऑफ द क्यूमुलेटिव मटेरियल। जितना भी मटेरियल अवेलेबल है उसका एक नजरिया बना के आपको क्लेम को एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं कि पहली दिक्कत दिखते ही फॉर्म को रिजेक्ट कर देना है, और जनरली यही हो रहा है। इसलिए 10 लाख से ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं और आने वाले समय में और रिजेक्शंस आने ही वाले, कोई कम नहीं होने वाला, क्योंकि पहली दिक्कत आते ही एक लूपहोल अगर ईपीएफओ को मिल जाता है तो फॉर्म तुरंत से रिजेक्ट कर देता है ईपीएफओ, और उसीलिए कोर्ट ने यहां पर झाड़ा है। The contention that burden cannot be placed upon the employee is also well founded. The employee's role is limited. He works, earns wages, and contribution is deducted. He does not maintain statutory returns. That responsibility lies with the employer. If the employer has failed in maintaining records or producing them, then the consequence cannot be shifted upon the employee. Otherwise, it would result in denial of benefit to a person who has no control over such records. Such an approach would be unjust. Pension is not a matter of favor. It is a benefit earned through long years of service. यहाँ पर कोर्ट क्लियरली बोलता है कि जो अजम्पशन है या जो आर्ग्यूमेंट है पिटिशनर्स का कि भाई इसमें मेरी क्या गलती, मैं थोड़ी रिकॉर्ड कीप कर रहा था। रिकॉर्ड कीपिंग तो एम्प्लॉयर का काम था, और एम्प्लॉयर ने अगर रिकॉर्ड कीपिंग नहीं की तो एम्प्लॉयर से पूछो मेरा हक क्यों मार रहे हो। और कोर्ट यहाँ पर क्लियरली कहता है कि भाई पेंशन इज नॉट अ मैटर ऑफ फेवर। कोई फेवर नहीं कर रहा है ईपीएफओ पेंशन देके, कोई ऐसा नहीं कर रहा। ये एक हक है जो बेनिफिट हमने सालों साल सर्विस करके हासिल किया है, और वो आपको एम्प्लॉय को देना चाहिए। The stand taken by respondent number 2 further supports the petitioner. The employer has not disputed the petitioner's service. It has not denied deduction of provident fund. On the contrary, it has stated that wage details and Form 3A were forwarded. This shows that the basic facts are accepted. The difficulty arises only in relation to certain records not being available for later period. That issue is between the employer and the authority. The employee cannot be placed in disadvantage because of that. When the employer itself accepts contribution details in substance, the authority ought to proceed on that basis and verify further if needed. अब ये बोल रहे कि भाई फॉर्म 3 और फॉर्म 6 की एक साथ जरूरत नहीं थी, और एम्प्लॉयर अगर ये सर्टिफाई कर रहा है कि बंदा हमारे पास काम करता था, उसने पूरे कंट्रीब्यूशन दिए, तो उसका सेल्फ सर्टिफिकेशन एम्प्लॉयर की तरफ से मोर देन सफिशिएंट है और उसको लेके काम चलाया जा सकता था। अननेसेसरी का एक्स्ट्रा डेटा मांगने की एक्चुअली कोई जरूरत नहीं थी, और उसकी वजह से एम्प्लॉय का फॉर्म रिजेक्ट करने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं थी। This court also finds that reasoning in the impugned order proceeds on an incomplete understanding. It states that without Form 6A and challans, verification is not possible. कोर्ट ये कहता है कि जब आपने हायर पेंशन रिजेक्ट करने का जो ऑर्डर दिया था उसमें ये चीज लिखी थी कि फॉर्म 6A और चालान्स क्योंकि पूरे ड्यूरेशन के नहीं है, इसलिए वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, और वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है ये जो स्टांस है ये कोर्ट को मान्य नहीं है। वेरिफिकेशन कैन बी डन बाय एग्जामिनिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिकॉर्ड. इट इज नॉट कन्फाइंड टू वन फॉर्म अलोन. EPF records, Form 3A, employer submissions and account statements are all relevant. If one document is missing, it does not make the entire claim unverifiable. कोड ये कहता है कि वेरिफिकेशन तो फलाना तरीके से किया जा सकता है, EPF के रिकॉर्ड्स है, Form 3 है, एम्प्लॉयर की सबमिशंस है, अकाउंट स्टेटमेंट्स, ये सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, इसको लेके भी आप ये कर सकते हो। आप ये बोलोगे कि क्लेम वेरीफाइबल ही नहीं है, बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन नहीं बन पाती इसकी। The authority was expected to examine whether on the basis of total material the contribution could be reasonably verified. This exercise is not seized in the impugned order. कोर्ट कहता है कि EPFO जो है टोटल मटेरियल के बेसिस पे, जो भी मटेरियल उनके पास में अवेलेबल है उसके बेसिस पे एक डिसीजन बना सकता था कि रीजनेबल है या नहीं है, लेकिन वो एक्सरसाइज EPFO ने यहाँ पर की है, ऐसा दिखता नहीं है। बस दिखा एक दिक्कत है
रिजेक्ट मार दो। सिमिलरली द इशू रिगार्डिंग नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ चालान्स कैनॉट बी ट्रीटेड एज डिसेसिव। In a long service career, it is not unusual that some records are not readily traceable. That by itself cannot result in denial of pension. कोर्ट ये कहता है कि भाई अगर कुछ चालान्स अवेलेबल नहीं है तो ये एक्सेप्टेबल पोजीशन है, क्योंकि जब बहुत लंबी सर्विस होती है तो पूरी ट्रेसेबिलिटी नहीं आ सकती और ये बहुत एक्सेप्टेबल पोजीशन है। इसको आप डिनायल के लिए यूज नहीं कर सकते, आप फॉर्म रिजेक्ट करने के लिए यूज नहीं कर सकते। इफ देयर वाज एनी डाउट द अथॉरिटी कुड हैव कॉल्ड फॉर क्लैरिफिकेशन or directed the employer to reconcile records. It could have also taken steps to verify from its own system. The rejection shows that authority has not exercised its power in a fair manner. अगर आपको कोई भी डाउट था तो ईपीएफओ ने एम्प्लॉयर से पूछना चाहिए था, उनसे लिखवाना चाहिए था। एम्प्लॉय का फॉर्म रिजेक्ट करने का क्या यहाँ पर लॉजिक बनता है? और आप खुद का सिस्टम भी तो यूज करके वेरीफाई कर सकते थे। भाई 37 साल का डेटा आपके पास भी है, खुद का सिस्टम नहीं देखना है, बस एम्प्लॉयर का निकालना है और रिजेक्ट कर देना है। भाई फिर तुम्हारे पास रिकॉर्ड क्यों नहीं है? ये सवाल क्यों नहीं आता? मैं पर्सनल लेवल पे बात पूछना चाहता हूँ कि आप बोलते हो कि एम्प्लॉयर के पास रिकॉर्ड नहीं है, चलो मान लिया सही चांस है, फिर ईपीएफओ के पास रिकॉर्ड क्यों नहीं है? ईपीएफओ के पास रिकॉर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर भी 10 से 12 साल बाद रिकॉर्ड्स को जला दिया जाता है और ये बहुत आम प्रैक्टिस है, कोई गलत प्रैक्टिस नहीं है, ये बहुत आम प्रैक्टिस है। क्योंकि भाई पेपर रखने के लिए जगह लगती है, इतनी जगह नहीं होती, इनफाइनाइट जगह थोड़ी है इस दुनिया में। जगह जब लिमिटेड है तो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही वो रिकॉर्ड पूरा मेंटेन किया सकता है। उसके बाद एक कंसोलिडेटेड पेपर निकाल के रख देते कि भाई हर साल में इतना इतना आया था, हर साल की चालान रखने की जरूरत नहीं होती, ईपीएफओ खुद भी करता है। और जब ईपीएफओ ये सिस्टम फॉलो करता है और जब उनके पास खुद के पास रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो एम्प्लॉयर से क्या एक्सपेक्ट करता है? ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है। कोर्ट आगे कहता है द प्रिंसिपल्स इमर्जिंग फ्रॉम द डिसीजन रिलाइड अपॉन बाय द पिटिशनर सपोर्ट दिस व्यू. They recognize that technical deficiencies on the part of employer or record-keeping authority should not defeat a legitimate claim of an employee. Pension schemes are welfare measures. They are intended to provide financial support after retirement. Therefore, they must be applied in a manner that advances the object and not defeats it. A person who has worked for several decades and contributed regularly cannot be denied benefit because of gaps in official record. दोस्तों कितना अच्छा बात यहाँ पर जज साहब कर रहा है। ये कह रहे हैं कि भाई एक आदमी ने सालों साल दशक डिकेड्स दोस्तों उसने काम किया है, इस देश की इकोनॉमी को सपोर्ट किया है, अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, तो भाई सिर्फ एक पेपर ना होने की वजह से क्या आपका जिंदगी भर का जो उसका बेनिफिट है क्या आप वो छीन सकते हो? ये बिल्कुल भी सही लीगल पोजीशन नहीं है। This court also observes that the available material in the present case was sufficient to at least undertake a proper verification. कोर्ट कहता है कि जितना भी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर दिया गया था एक प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के लिए डॉक्यूमेंट सफिशिएंट था। द ईपीएफ अकाउंट हिस्ट्री, द फॉर्म 3A रिकॉर्ड्स, द एम्प्लॉयर्स कम्युनिकेशन एंड द जॉइंट ऑप्शन एप्लीकेशन टुगेदर फॉर्म अ रिलायबल बेसिस। अकाउंट हिस्ट्री है, फॉर्म 3 है, एम्प्लॉयर कम्युनिकेशन है, जॉइंट ऑप्शन एप्लीकेशन है, सफिशिएंट है। दे कैरी एविडेंशियरी वैल्यू, उनको एविडेंस की तरह माना जा सकता है। Ignoring them and focusing only on missing documents amounts to giving importance to form over substance. एक दोस्तों लीगल टर्म्स में कम एक चीज होती है जिसको कहते हैं फॉर्म ओवर सब्सटेंस, मतलब कि ओवर रिलायंस, ज्यादा मटेरियल आपको चाहिए। क्यों चाहिए आपको? जितना हाथ में उसको इस्तेमाल करो और आगे बढ़ो, एक्स्ट्रा मांगने की एक्चुअली जरूरत नहीं है। Such approach is not acceptable in matters of social welfare. सोशल वेलफेयर में जबरदस्ती के एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगना जिनकी एक्चुअली कोई जरूरत नहीं है, ऐसी जो हरकत है ये एक्सेप्टेबल नहीं है इन केस ऑफ सोशल वेलफेयर, ऐसा कोर्ट का कहना है। इन व्यू ऑफ द अबाउट डिस्कशन, दिस कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द इम्पंग्ड ऑर्डर सफर्स फ्रॉम अ सीरियस एरर इन अप्रोच. इट प्रोसीड्स ऑन द assumption that absence of certain employer said record is fatal. It overlooks the material placed by petitioner and the admissions made by the employer. कोर्ट कहता है कि जो रिजेक्शन का ऑर्डर ईपीएफओ ने जारी किया है उसमें सीरियस एरर है अप्रोच की। वो कहता है कि ये जो ऑर्डर है ये अजम्पशन करता है कि अगर एम्प्लॉयर की तरफ से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो बहुत फैटल गलती होगी, बहुत ही बड़ी जानलेवा गलती हो चुकी है। वो ओवरलुक करता है इस बात को कि पेटिशनर ने और उसके एम्प्लॉयर ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए गए जो बहुत क्रेडिबल एविडेंस है। द पेटिशनर हैज डन व्हाटएवर वाज पॉसिबल फॉर हिम टू डू. द रिमेनिंग गैप इज ऑन द साइड ऑफ एम्प्लॉयर एंड द अथॉरिटी. The gap cannot extinguish petitioner's entitlement. जो भी गैप आ रही है डॉक्यूमेंटेशन में वो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ईपीएफओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये दोनों मिलके देखे इसका क्या करना है,
एम्प्लॉय का एंटाइटलमेंट इसके वजह से कम नहीं किया जा सकता। Therefore, the impugned order dated 28 March 2025 is liable to be set aside. जो रिजेक्शन का ऑर्डर था उसको कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, कैंसिल कर दिया। The matter requires reconsideration. Respondent number 1 shall re-examine the petitioner's claim by taking into account all available records, including Form 3A, EPF account details, the joint option application, and the employer's clarification. If any further information is required, the same shall be called from the employer and if necessary from the petitioner. कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि ईपीएफओ जो है वो पिटिशनर का क्लेम फिर से एक बार रिकंसिडर करेगा, जो अवेलेबल रिकॉर्ड्स है उसको देखेगा और डॉक्यूमेंट चाहिए तो एम्प्लॉयर से मांगेगा, जरूरत पड़ने से पिटिशनर से भी मांग सकता है अगर उसके स्कोप में आता है तो। द एक्सरसाइज शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ रीजनेबल पीरियड। The petitioner shall not be denied the benefit solely on the ground of non-production of Form 6A or challans if the entitlement can otherwise be established from the material on record. यहाँ पर कोर्ट क्लियर कह रहा है कि भाई रीजनेबल पीरियड के अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो और पेटिशनर का जो क्लेम है वो इस बात पे मत रिजेक्ट करो कि फॉर्म 6A नहीं है या चालान नहीं है, और जो भी है रिकॉर्ड उसको यूज करो और आगे बढ़ो। इन व्यू ऑफ द अबव foregoing discussions and reasons recorded herein above, the following order is passed. The writ petition is allowed. इस केस को अलाउ कर दिया गया है। The impugned order dated 28 March passed by respondent number 1 is quashed and set aside. जो रिजेक्शन ऑर्डर ईपीएफओ ने दिया था उसको बाजू में रख दिया जाए। The matter is remanded to respondent 1 for fresh consideration of petitioner claim for grant of pension on higher wages. ईपीएफओ को ऑर्डर दिया गया कि उनको इस केस को फिर से ओपन करना होगा और फिर से एक बार इसको देखना होगा। Respondent number 1 shall reconsider the petitioner's application by taking into account all available material on record, including Form 3A, EPF account statement, joint option application, and the clarification submitted by respondent number 2, and shall not reject the claim solely on the ground of non-production of Form 6A or challans if the claim can otherwise be verified. बहुत क्लियर है यहाँ पर, जितना डॉक्यूमेंट है उसको इस्तेमाल करो और फॉर्म 6A नहीं है, चालान नहीं है, इसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट नहीं कर सकते हो आप। Respondent number 1 is at liberty to call any further information or clarification from respondent number 2, employer, and if necessary from the petitioner for the purpose of proper verification. कोड यहाँ पर कहता है कि अगर ईपीएफ को चाहिए तो एम्प्लॉयर से डाटा मांग सकता है, पिटिशनर से भी मांग सकता है वेरिफिकेशन करने के लिए। The aforesaid exercise shall be completed within a period of 8 weeks from the date of receipt of this order. 8 हफ्ते का टाइम यहाँ पर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए कोर्ट ने दिया है। If the petitioner is found entitled upon such reconsideration, consequential benefit shall be extended to him in accordance with law within a further period of 8 weeks. अगर 8 हफ्ते आपने उसके ऊपर काम करने के बाद अगर सही तरह से पुष्टि हो जाती है तो 8 हफ्ते के अंदर, अगले 8 हफ्ते के अंदर एम्प्लॉय का पिटिशन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उसको हायर पेंशन दे देने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट इशू करना है वो इशू कर देना चाहिए, मतलब कि डिमांड लेटर होगा इस केस में। The rule is made obsolete in the above terms, no order as cost. और जो जज थे इनका नाम था अमित बोरकर जे। तो जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों अमित बोरकर जे साहब के लिए कि जिन्होंने यहाँ पर बहुत बढ़िया लॉजिकल जजमेंट दिया है, पूरे डाउट्स हमारे मन से हटा दिए कि क्यों ईपीएफओ फॉर्म रिजेक्ट कर सकता है अगर पूरे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो। दोस्तों ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के नाम पे तकरीबन 10 से 12 लाख एप्लीकेशन ईपीएफओ रिजेक्ट कर चुका है और बाकी के एप्लीकेशन जो रिजेक्ट किए जा रहे हैं वो ये कह कर किए जा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट इनसफिशिएंट है। और यहाँ पर अमित बोरकर साहब ने बहुत क्लियर, जज साहब है, बहुत क्लियर उन्होंने कहा है कि भाई डॉक्यूमेंट इनसफिशिएंसी जो है ये रीजनेबल क्लेम नहीं हो सकता किसी भी हायर पेंशन के क्लेम को रिजेक्ट करने के लिए। और अगर आपका केस भी इन सब चीजों की वजह से फंसा हुआ है तो डेफिनेटली मैं आप सबको कहूंगा कि आपको हाई कोर्ट में केस डालनी चाहिए, अपना केस खुद लड़ना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट के केसेस दोस्तों पर्सन स्पेसिफिक होते हैं। जो आदमी केस डालता है उसको बेनिफिट मिलता है। तो भला ये होगा कि अगर 10-12 लोग एक साथ मिलकर केस डालें तो खर्चा भी आधा हो जाएगा और सबको एक साथ न्याय भी मिल जाएगा। और जितना वाइडर जजमेंट होता है उतनी अप्लीकेबिलिटी, उतना उसका रेफरेंसेस देना सुप्रीम कोर्ट में और आसान होता है। तो दोस्तों अगर आपका फॉर्म भी इन सब चीजों की वजह से रिजेक्ट कर दिया हायर पेंशन के लिए तो दोस्तों इस केस को यूज कीजिएगा। इसका डॉक्यूमेंट पीडीएफ लिंक के फॉर्मेट में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। अगर दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हायर पेंशन के लिए, सीनियर सिटीजन्स के हक के लिए लड़ने के लिए कोई चैनल यहाँ पर बचा नहीं है यूट्यूब पर।
और ये बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, सीनियर सिटीजन को हेल्प करने के लिए सबसे ज्यादा वैल्यूडेशन आगे होता है। और जब ऐसा चैनल आपके लिए मदद कर रहा है तो समझिए ये आपका चैनल है, आपके फायदे का चैनल है। ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम सिर्फ हायर पेंशन की बात नहीं करते, हम ये भी बताते हैं कि रिटायरमेंट के बाद अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, अगर आपको कोई फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, रिटायरमेंट प्लानिंग किस तरह से की जाए। अगर किसी के बच्चे उनको परेशान कर रहे हैं, उनके ऊपर सही तरह से ध्यान नहीं रख पा रहे, तो उसके लिए लीगल रेमेडीज़ क्या अवेलेबल है, वो भी दोस्तों हम बताते हैं। तो बेसिकली बुढ़ापे में आपको जो भी प्रॉब्लम आ सकता है, रिटायरमेंट में आपको जो भी प्रॉब्लम आ सकता है, उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी परेशानी में ना आ जाए, इसकी कोशिश वैल्यू एडिशन करता है दोस्तों। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आ रही है, तो ज़रूर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइएगा। अगर आपको इस जजमेंट में वैल्यू दिखा है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइएगा। आपकी कोई दिक्कत है, तो बताइए, हमारे पास सॉल्यूशन होगा तो ज़रूर बताएँगे, नहीं होगा तो ढूँढ कर बताएँगे, लेकिन बताएँगे ज़रूर। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो में वैल्यू दिखे, तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनके ज़िंदगी में भी एक छोटा-सा वैल्यूडेशन हो सके। दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेशन हम जितनी ज़्यादा शेयर करते हैं, तो हमको साथी मिलते जाता है। जब आप ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तो हो सकता है कि आपके साथ जो लोग रिटायर हुए थे, वो आपके साथ हाथ मिलाकर एक केस डालने को तैयार हो जाए, जिससे आपका खर्चा भी कम होगा और आपको हायर पेंशन भी मिलेगी। और मैं इसलिए बार-बार कह रहा हूँ कि आपको कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो आपको अभी पेंशन मिल रही होगी ईपीएस की, वो ₹2000, ₹4000, ₹5000 मिल रही होगी। लेकिन अगर आपको हायर पेंशन मिल जाएगी, तो 21-22 हज़ार से दोस्तों आपकी पेंशन शुरू हो सकती है। आपकी पेंशन में हर महीने 15,000 का इज़ाफ़ा हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी 67-68 ईयर्स की एज क्रॉस कर चुके हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो पैसा आप ईपीएफ को वापस देंगे और जो एरियस आपको ईपीएफओ से मिलेगा, वो दोस्तों आपका 67 ईयर्स में एक बराबर हो जाएगा। मतलब कि जितना पैसा आप ईपीएफओ को देंगे और जितना पैसा आपको ईपीएफओ से मिलने वाला है, वो बराबर हो जाएगा। और अगर आप 68 ईयर्स से ऊपर अपनी जीवन शैली जिंदा रख लेते हैं, खुद को जिंदा रख लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं अपनी लाइफ को, तो दोस्तों आप नेट प्रॉफिट में आ जाएंगे। लोग मुझे बार-बार पूछते हैं कि क्या ईपीएस स्कीम हायर पेंशन का जो ऑप्शन दिया है, वो लोगों के लिए बेनिफिशियल है? मैं बोलता हूँ 100% बेनिफिशियल है। अगर कोई भी व्यक्ति 67 या 68 ईयर्स के ऊपर ज़िंदा रह जाता है, तो वो अपना पैसा रिकवर कर लेगा और उसके बाद उसको नेट प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों इतना अच्छा बेनिफिट जो सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में आपके लिए लाके एक ऑप्शन ओपन कर दिया था, उस ऑप्शन को बंद मत कीजिए। उस ऑप्शन को सिर्फ इसलिए मत खोइए क्योंकि आपको आलस आ रहा है कोर्ट में जाने के लिए, क्योंकि आप डरते हैं कोर्ट में जाने के लिए। डरिए मत। जुडिशियल केसेस में समय लग सकता है। देखिए इस केस में भी 1 साल लग गया, 1 से 2 साल लग सकता है, थोड़ा-सा खर्चा हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ जस्टिस आपको आएगा। ऐसे केसेस फास्ट फॉरवर्ड में हो रहे हैं और जो खर्चा आपको आएगा वो डेफिनिटली हायर पेंशन का जो बेनिफिट आपको मिलेगा उसमें से रिकवर हो जाएगा। तो ज़रूर अपने हक के लिए लड़िए और हमको भी मौका दीजिए कि हम आपके हक के लिए लड़ सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से एक बार गुज़ारिश करता हूँ, अगर आपने आज तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वैल्यूडेशन आपका चैनल है, आपके फायदे का चैनल है। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नए डिस्कशन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।